हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपने इस स्टीरियो आइसोमर्स को। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। मैं फिर भी आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। देखो भाई, ये सबको आ गया कन्वर्जन पीछे वाला? यस बेटा, यस सर। कन्वर्जन कर चुके हो, यानी कि हम इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसीएस रूल होता है वो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को भी अब जरा डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसको अब वाइंड अप करेंगे, थोड़ा बेटर बनाएंगे इसे। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड वो है जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को बांटा। ठीक है, कि हम पहचान कैसे करें कौन सा मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा क्या है। तो हमने सबसे शुरू में हमने ये बोला कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना मिरर इमेज है एक दूसरे की, क्लियर है। तो हमने उस मिरर इमेज को पहचानने के लिए हमने सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड को क्या माना, एक प्रोटोटाइप मान लिया कि ये ग्लिसरैल्डिहाइड, इसी से सारे की शक्लें मिला के हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्लिसरैल्डिहाइड CHO HOH और CH2OH ऐसा होता है, जिसमें जिस भी मॉलिक्यूल में। और जनरली ये काम शुरू हुआ था सबसे पहले शुगर्स के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक किए गए शुगर्स के लिए, जो नीचे अभी अभी मैं अब जिनके बारे में बात कर रहा था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, एरिथ्रोज, है ना, थ्रियोज। तो बहुत तरह के शुगर्स हम वहां पर पढ़ने वाले हैं, आगे ऑर्गेनिक वाले लेसन में आएगा। ठीक है, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल है 4-5 वो आप याद कर लीजिए, आपका बहुत बेनिफिट होगा। और एक चीज बता देता हूँ, अभी अभी जो मैंने शुगर करवाया, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है हेक्सागोनल रिंग में भी। इसी स्ट्रक्चर को बाद में हेक्सागोनल रिंग में भी हम तोड़ेंगे। और ये दोनों के बीच में आइसोमर रहता है। जब ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो वो कभी ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है, कभी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आ गई सबको बात? यस सर। है ना। तो इस तरह से ये आइसोमर एक दूसरे में, मतलब चेन रिंग और चेन वाला भी आइसोमर आपस में चलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले अब कहानी बता रहा हूं थोड़ी सी, कि ये सारे इतने सारे प्रोटोटाइप कहां से आ गए और इतने सारे मतलब झंझट कैसे आ गए। तो हमें मॉलिक्यूल्स को पहचानना था। पहचानने कैसे? तो सबसे पहले आई डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमें ज्यादा ऑप्टिकल का पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमने उनको डी और एल में बांट दिया। जितने भी शुगर्स थे जिनका नीचे वाला पैर ग्लिसरैल्डिहाइड के OH जिसमें राइट हैंड में हो, ठीक है, तो हमने उसको नाम दिया, ये था राइट हैंड वाला, इसको नाम दिया डी। क्लियर है? जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड में OH लेफ्ट हैंड में है तो उसको नाम दिया एल। ये समझ में आ गया भाई? बड़ा डी और बड़ा एल, शक्ल मिलानी और कुछ नहीं करना। क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसके बाद जब ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पता लगा तो हमने लाइट डाल के देखा। तो लाइट डालने पर ग्लिसरैल्डिहाइड को भी चेक किया हमने, नो वरी। तो ग्लिसरैल्डिहाइड जो बन रहा था वो बन रहा था पॉजिटिव, यानी कि वो छोटा डी आ रहा था। पॉजिटिव कहो या छोटा डी कहो एक ही बात है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। और ये जो आ रहा था दूसरा ग्लिसरैल्डिहाइड वाला, वो नेगेटिव आ रहा था और एल आ रहा था, छोटा एल। समझ में आ गया? हालांकि छोटे एल का बड़े एल से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रख लेना। छोटे एल को देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल और बड़े एल को देखा जाता है नीचे वाले पैर मिला के। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से हमने इनको प्रोटोटाइप बना लिया। लेकिन प्रोटोटाइप के बाद जब असली वाली कॉन्फ़िगरेशन देखने लगे ना, जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को लाइट मार के देखने लगे, तो फिर इसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। क्योंकि डी और एल हमारे दिमाग में एक ही बॉक्स में होते हैं। साइंटिफिक साइकोलॉजिकल बताता हूँ, डी और एल एक ही बॉक्स में होते हैं। डी मतलब डी, छोटा डी बड़ा डी, छोटा एल बड़ा एल, इनका एक एक अलग अलग बॉक्स होता है। तो जब डी की बात करेंगे तो हम हमेशा छोटे डी और बड़े डी को सेम समझते हैं, छोटे एल और बड़े एल को सेम समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल अलग है। ये है मेन प्रॉब्लम, इसकी वजह से बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो डी और एल जो है कॉन्फ़िगरेशन है किसका? बड़ा डी जो है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। बड़ा एल भी कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी शक्ल मिलाई जाती है। और छोटा डी और छोटा एल क्या है? वो लाइट मारते हैं तो लेफ्ट और राइट में जो करता है लाइट को, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स के तरीके से दिखाने के, मतलब कि ये लाइट को इधर पास कर देगा तो ये लाइट को राइट में कर देगा। हाँ, एक लाइट में और एक लेफ्ट में जब राइट को पास करता है तब हम उनको बोलते हैं छोटा डी और छोटा एल। अब ये छोटा डी और छोटा एल नाम रखने की बजाय कुछ और नाम रख लेते तो ज्यादा बेटर था, है ना, फिर कंफ्यूजन ही ना होती। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उन्होंने छोटा डी और छोटा एल रख दिया, और उसको छोटा डी को पॉजिटिव और छोटे एल को नेगेटिव, क्योंकि डी लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ रहे थे। तो जो वर्ड्स ऐसे हैं तो उनका पहला पहला लेटर उठा लिया। अब पहला लेटर कंफ्यूज ना करे छोटे डी, बड़े डी और बड़े एल से, इसलिए उनको छोटा डी और छोटा एल नाम दे दिया। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशंस बनी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
यस सर। ठीक है। Yes. अब बात आती है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये तो चीजें आपको क्लियर होगी होंगी, हमने कल भी लेक्चर में इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, ये सिंपल है। इसके बाद में आता है आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी आपको समझ में आ चुका है, न्यूमैन भी समझ में आ चुका है। ये साहॉर्स और न्यूमैन, ये साहॉर्स है और ये न्यूमैन है। ठीक है। अब बात आती है इनके इंटर कन्वर्जन भी आप लोग सीख चुके हैं ना। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है इसको याद कर लेना बेटा, और एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है। एक्लिप्स्ड मतलब ये, इन दोनों के बीच में एक फॉर्म आती है स्क्यू, SQEW। स्क्यू क्या होता है भाई सर ये बीच में होता है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के शायद। हाँ, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में जो भी कंफर्मेशन आती है उसको जब घुमाते हैं, रोटेट करते हैं ना, जो भी कंफर्मेशन आती है हम उसको बोलते हैं स्क्यू। समझ में आया। एक्लिप्स मतलब पूरा एक दूसरे के सामने, स्टैगर्ड मतलब एक दूसरे से बिल्कुल दूर। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, तो बीच में कितनी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है भाई। मैं एक मॉलिक्यूल को 0.00001 डिग्री पर भी रोटेट कर सकता हूं, हल्का सा हिलाऊं, वो भी स्क्यू है। फिर 0.00001 की जगह 0, 2, 3, 4 ऐसे गिनती चलती रहेगी। इनफाइनाइट स्क्यू होते हैं। समझ में आ गया सबको। यस सर। स्क्यू कंफर्मेशन इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट स्क्यू कंफर्मेशन। ठीक है, तो यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, चलो ठीक है। इनफाइनाइट होते हैं ये, इनफाइनाइट होते हैं स्क्यू कंफर्मेशंस। ठीक है, और ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में होते हैं। ये भी चलो यहां लिख देते हैं, STAGG, स्टैगर्ड इन बिटवीन। B/W का मतलब बिटवीन होता है, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड। क्लियर है बेटा। Form. Yes sir. स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में होते हैं कहीं। ठीक है, दैट इज इट। तो भाई ये स्क्यू कंफर्मेशन है, इनफाइनाइट है, और इन बिटवीन स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में आते हैं। कितने भी हो सकते हैं ये अब आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं, तो ये भी कंफर्मेशन आइसोमर अलग होते हैं और ऑप्टिकल अलग होते हैं, ये चीज आपको अब पता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर ये जो चीजें, ये अब आपको समझ में आओगी होगी प्रणव बेटा, है ना। ये उल्टा वाई और सीधा वाई वैसे दिखा सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये चीजें भी क्लियर होगी होंगी, इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी सिंपल है। अब तो ये सारी चीजें आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करके देखिए ताकि आपको याद हो जाए कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, वरना एक दिन बाद में अचानक से भूल जाओगे। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसे रिलेटिव बोलते हैं। डी और एल हम कर चुके हैं, लेकिन इसे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्यों रिलेटिव बोलते हैं? रिलेट करते हैं हम किसी चीज से। क्लियर है? तो किससे रिलेट कर रहे हैं? डी किससे रिलेट हो रहा है भाई? यहां पर देखो, डी के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है। ये जो हाइफन है ना पॉजिटिव के दोनों साइड में, ये तो हाइफन है, ये नेगेटिव नहीं है। समझ में आ रही है? ब्रैकेट में पॉजिटिव लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ये गलती करते हैं स्टूडेंट ज्यादा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये ब्रैकेट के बाहर ये जो हाइफन लगे इनको काउंट मत करना। ब्रैकेट वाला मतलब पॉजिटिव मतलब डी, छोटा डी, नेगेटिव मतलब एल, छोटा एल। तो देखो कमाल ये था कि जो बड़ा डी था वो छोटा डी भी निकला। ये तो एक्सपेरिमेंटल छोटा, जो बड़ा एल था वो छोटा एल भी निकला। जब लाइट लगाई तो उसने लेफ्ट में रोटेट किया। इसलिए भी कंफ्यूजन होती है कि भाई बड़ा डी और छोटा डी सेम ही है, क्योंकि ज्यादातर जगह आपको सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव है ये ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बड़ा एल है, जबकि बड़ा एल तो आपको लगेगा कि छोटा एल नेगेटिव होना चाहिए ना। बड़ा एल हमेशा आपको नजर आएगा नेगेटिव और बड़ा डी हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं पता है? ग्लूटामिक एसिड को देखते हैं तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा। वो यहाँ नेगेटिव कर देते हैं कि बुक में बाकायदा गलती से गलत लिखा हुआ है। समझ में आ गया सबको? सर एनसीईआरटी में भी? यस सर। एनसीईआरटी में क्या? नहीं मतलब एनसीईआरटी में भी उल्टा लिखा है। अरे नहीं, ये सही है एग्जांपल, सही लिखा है, हम समझते गलत है। हाँ, बच्चों को लगता है कि गलत, ये सही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि हमें हमेशा लगता है कि बड़े एल के साथ नेगेटिव ही आएगा, जबकि नेगेटिव का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव या छोटा एल इसका मतलब लीवो रोटेटरी है, और बड़ा एल मतलब नीचे वाले पैर जो हैं वो किससे मिल रहे हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड के इस वाले से मिल रहे हैं। एच इधर है ना इसमें, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी कि
एल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव बोले तो एल, पॉजिटिव बोले तो डी हो सकता है। एल पॉजिटिव या डी हो सकता है छोटे वाला, और डी बड़े वाला डी जो है वो नेगेटिव या फिर एल हो सकता है। समझ में आ गया? यस सर। जबकि हमें लगता है कि डी के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा और एल के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा, बड़े और छोटे के साथ। ये हम कंफ्यूजन करते हैं और इस चक्कर में हम इसको गलत प्रूव कर देते हैं, अपनी मर्जी से निशान लगा लेते हैं, जबकि ये सही है, इसको गलत मत मान लेना, ठीक है? एनसीईआरटी में भी सही दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन हम उसको परसेप्शन मान लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बार बार बता रहा हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस सर। रिलेट किया जाता है, किससे रिलेट कर रहे हैं भाई? ग्लिसरैल्डिहाइड से रिलेट कर रहे हैं। डी और एल ग्लिसरैल्डिहाइड से, लेफ्ट साइड में OH है, राइट साइड में OH है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इसको कौन सा बोलते हैं ये भी याद होना चाहिए। अब इन दोनों से आप ये भी बना सकते हैं ना, इसका वो ये अबव द प्लेन है और H जो है वो बिलो द प्लेन है ना, और ये CHO है और ये CH2OH है, तो इसको दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में भी मेजर कर सकते हैं, है ना, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एलानिन भी एल होता है भाई, एलानिन के बाद में इन्होंने नहीं लिखा ये कौन सा एल है, डी है या मतलब छोटे वाला डी है या बड़े वाला छोटे वाला डी है या छोटे वाला एल है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं पता, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई एल के इसके बारे में नहीं है तो इसको मैं मार्क नहीं लगा रहा, ठीक है, इसको मत याद कीजिए। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज। तो ये चारों को मैं अभी समझा चुका हूं, समझ गए होंगे कि 6 कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, सभी OH एक साइड में है, ऊपर वाला CHO, लास्ट वाला CH2OH। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करके देखिए, यहाँ CH2OH ही आएगा, है ना। बाकी सबके साथ ये बीच में सारे कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उसमें तीसरे नंबर पर जो कार्बन होता है 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो कार्बन है उसका H और OH अलग होगा, उसका H और OH रिवर्स होगा। क्लियर है, सारे एक साइड नहीं है। तो ये होता है ग्लूकोज CHO। और फ्रुक्टोज, फॉर्मूला दोनों का सेम है। फ्रुक्टोज जो होता है डी फ्रुक्टोज, इसमें C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कीटोनिक ग्रुप होता है। पहला कार्बन CH2OH होता है, ना कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो पहला कार्बन अलग हो गया। सेम तीसरा कार्बन सेम टू सेम वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी, H और OH पलट जाएगा। तो थर्ड कार्बन का आपको ध्यान रखना है, 1 2 3, थर्ड कार्बन अलग है, 1 2 3, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। इन्होंने लिखा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यहाँ डी पॉजिटिव फ्रुक्टोज। अब ये पॉजिटिव होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाले पैर इसके सेम होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हाँ, डी या एल, बड़ा डी या बड़ा एल आप चेक कर सकते हो, नीचे वाले H और OH को चेक करना है, सिंपल इट इज। यस, क्लियर है? यस सर। लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, प्लेन पोलराइज्ड को लेफ्ट में डालेगा राइट में, ये नहीं चेक कर सकते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। क्लियर है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद में मैनोज क्या होता है भाई? मैनोज में दूसरा और तीसरा दोनों कार्बन, ग्लूकोज में सिर्फ तीसरा कार्बन और मैनोज में दूसरा तीसरा दोनों कार्बन के HOH पलट जाते हैं, बाकी सब सेम होता है, ग्लूकोज के जैसा होता है वो, यानी फॉर्मूला इसका भी सेम है। और ऐसे ऐसे ग्लूकोज के 8 आइसोमर है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये सारे कार्बन के HOH लेफ्ट राइट घुमाते जाओ, तो इस तरह से इसके काफी सारे आइसोमर बन जाते हैं। सभी के सभी आपको याद करने पड़ेंगे। तो अभी आपके लिए आसान है, 2-3 याद कीजिए, ये क्रैम हो जाएंगे फिंगर टिप्स पे। जब ग्लूकोज वाले बाकी 4-5 और करेंगे तो उनको याद करना आसान हो जाएगा। हालांकि उसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं हम लोग कि पहले इसका पहला बदल दो, फिर दूसरा बदल दो, फिर तीसरा बदल दो, फिर चौथा बदल दो, फिर पांचवा बदल दो, ऐसे करके, है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनको बदलते जाओ, फिर पहले 2 बदल दो, फिर फर्स्ट और लास्ट बदल दो, HOH। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं ग्लूकोज के ही आइसोमर, उनके नाम अलग अलग है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, नहीं फ्रुक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज, मैनोज, है ना, इस तरह के नाम हो जाते हैं। तो वो सब भी करेंगे, नो वरी। और यहाँ पर डी थ्रियोज, डी एरिथ्रोज, तो ये भाई ये भी वही है, ग्लिसरैल्डिहाइड में बस एक H और डाल दो, एक कार्बन और डाल दो, CH2 H और OH, यहाँ पर भी सेम टू सेम, दैट इज ऑल। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं R और S कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है भाई, हालांकि हम कर चुके हैं इसको R और S कॉन्फ़िगरेशन को, मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता चुका हूँ, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और बेटरली करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन, असली 0, ये वाली भी असली वाली कॉन्फ़िगरेशन है। उसको तो हमने नीचे के पैर देख लिए, HOH सेम है तो सेम है,
उससे कुछ पता नहीं लगता, बस हम नीचे वाले पैर देख के बता सकते हैं कि ये आदमी कैसा, ये आदमी कैसा, है ना, वैसा कुछ। नीचे के पैर मिला के हम बता रहे हैं कि भी ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, दो चीजों को हमने डेमो बना लिया। लेकिन ये असली वाली कॉन्फ़िगरेशन है, असली चीज है, यानी ये पैर वैर नहीं देखती, इसमें हम प्रियोरिटी देंगे जैसा हमने किया था, है ना, ACS वाला रूल, अबव द प्लेन और क्लॉकवाइज S होता है, S कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे वाला R होता है, तो R और S कॉन्फ़िगरेशन ये यहां से आई, ठीक है। इन्होंने देखो एक रूल दे रखा है, द प्रियोरिटी ऑफ द ग्रुप आर अटैच्ड विद द एसिमेट्रिक कार्बन आर असाइन्ड बाय CIP रूल। CIP रूल कौन सा है भाई, याद है किसी को? यस सर, कान इन गोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस, कान इन वो, हाँ, वो चाइनीज वाला, चाइनीज नाम था, चाइनीज, है ना, वैसा कुछ। तो ये वही वाला रूल, तो ये तो सेम रहता है, प्रियोरिटी ऑर्डर तो सेम रहता है, वही सेम टू सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। The lowest priority group is brought to be bottom of fixture projection by two or even simultaneous exchanges। तो लोएस्ट ग्रुप को ये कह रहे हैं नीचे रखो। देखो मैं ये रूल नहीं मानता, ठीक है, ये मतलब आप लोगों को पसंद आया कर लेना, मैं मेरे वाला मेथड से आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इन्होंने जैसा बताया फिर भी रीड कर लेते हैं, लोएस्ट वाले को नीचे लेके आना है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा इंटरचेंज करने हैं, साइमल्टेनियस इवन इंटरचेंज करने हैं, सीधी सी बात है, ओड नहीं कर सकते, 2 करो 4 करो 6 करो। अगर आपने एक इंटरचेंज किया, कोई दो एटमों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, एक इंटरचेंज, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी। 2 करोगे फिर से वही, 3 कर दोगे फिर से बदल जाएगी, 4 कर दोगे फिर से वही रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, यस सर, है ना। तो भाई इवन इंटरचेंज आप कितने भी कर सकते हो, 50 करो, किसी को किसी के साथ बदल दो। मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट किया अच्छे तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से उसको बार बार सोचा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। देन एन एरो इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट प्रियोरिटी ग्रुप टू सेकंड प्रियोरिटी एंड थर्ड प्रियोरिटी। उसके बाद ये एरो लगाते हैं 1 2 3 के हिसाब से। इफ द एरो इज क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट टू बी R, इफ ये एंटी क्लॉकवाइज है कॉन्फ़िगरेशन असाइन S, तो वो S होगी। और इन्होंने क्या कहा है कि भी उसको बॉटम पे लेके आना है, किसको, लोएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप को बॉटम पर। क्लियर है? ऐसा करने के बाद आप R और S को असाइन कर सकते हैं। अब जरा इनको देखें इन्होंने क्या किया, पहले फ्लोरीन नाम दिया, फिर CH3 को नाम दिया, फिर भाई तीसरा नाम इसको दिया। तो देखो आप 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, चौथे वाले को नाम देने की जरूरत नहीं होती है, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, फोर्थ वाले को तो क्रॉस कर सकते हो। क्लॉकवाइज है और सबसे लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, इसको इसने लिख रखा है नीचे, इसने बोला बॉटम में रखना है। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, R क्लॉकवाइज हो, तो समझ में आया? यस सर, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं मेरे वाला एक रूल बताता हूँ। देखो इन्होंने अब इसको मतलब ऐसे करो वैसे करो, सीधी सी बात है, PCR सिंपल रूल है, PCR। P का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर रख रहे हो किसको, लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप को, लीस्ट ग्रुप परपेंडिकुलर है और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी R। समझ में आया भाई? अब परपेंडिकुलर में ना कहीं रख लो, नीचे रख लो, ऊपर रख लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे रखा है या ऊपर रखा है। अब इन्होंने बोला कि लीस्ट वाले को तो नीचे ही रखना है, और मैं बोल रहा हूं नीचे ऊपर कहीं रखो। अगर वो हॉरिजेंटल है, देखो अब इसका उल्टा अगर करना हो, हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब यहां से कहीं है, हिलाने की जरूरत ही नहीं, आप यहां कहीं है कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज है तो R की जगह S लगा दो। अगर यहां मतलब हॉरिजेंटल में है, पलट गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है फिर से पलट गया, तो R ही रहेगा। यस, इज नॉट दिस इजियर? बाकी चॉइस आपकी है, आप इनके रूल भी याद रखें। सर एक बार वापस बताना, लिख रहे थे। बताता हूं, लिख लिख के देखेंगे इसको, नो वरी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, H परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर है, और 1 2 3 लगा दिया हमने, ठीक है। ये तो प्रियोरिटी तो लगा ही लोगे, परपेंडिकुलर 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही घूमती है घड़ी, टिक 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 टिक, है ना।
तो क्लॉकवाइज आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो आर होना चाहिए, बिल्कुल आर है, ये आर है, इन्होंने खुद बोला ये आर है। क्लियर है भाई, यहाँ आर आ रहा है इसके हिसाब से, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। दूसरे वाला Yes, sir. सबको प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस रूल के ऊपर आपको फिर भरोसा हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। दूसरे वाले में देखो, फोर्थ वाला तो इसने ये दिया CH3, पहला कौन है भाई? पहला ब्रोमीन है, दूसरा कौन है? दूसरा क्लोरीन है, ठीक है, ये ब्रोमीन क्लोरीन, तीसरा CH2 के साथ OH लगा, यहाँ CH3 लगा तीनों, तो ऑक्सीजन वाले को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखो 1 2 3 1 2 3 क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया? लेकिन अब एक चीज देखो, जो लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप है वो क्या है? परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी S होना चाहिए, तो ये S है, सीधी सी बात है, ये S होना चाहिए। तो यहां इन्होंने S दिखा रखा है इसको, ये रहा, ये S लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है। इनके रूल के हिसाब से देखें, इन्होंने क्या कहा, लीस्ट पीरियोडिक को नीचे रखो, नीचे रख रखा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो X आता है, एंटी क्लॉकवाइज X आ रहा है। लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप ये कहते हैं नीचे रखो, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ एक चीज डिफाइन कर दी कि हमेशा नीचे ही रखना है, और मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर रखो, कहीं रख लो, चाहे नीचे रख लो चाहे ऊपर रख लो। अब आपको लगेगा कि सर अगर मैं ये पोजीशन बदल दूं, सर अगर इसको यहां से यहां कर दें तो फिर आपका रूल गलत हो जाएगा, है ना? ऐसा ही लग रहा है? यस सर। देखो अब जरा, अब मैं इसी मॉलिक्यूल को बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ब्रोमीन यहीं रखा, कि ऐसा आपको फील होगा, बट नो वरी, हम इसको फिर से कुछ और चीज देखेंगे। ये मैंने रख दिया CH3 ऊपर, ठीक है भाई, ये वाला CH3 ऊपर रख दिया, और CH2OH कहां रख दिया? नीचे रख दिया। क्लियर है? पहला यस चलो मैं इसका कलर बदलता हूं, पहला प्रियोरिटी ब्रोमीन को जाएगा, वो तो वही प्रियोरिटी ऑर्डर तो वही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1 2 3 यस, क्लियर है? यस सर। अब बताओ Yes, sir, 1 2 3 आप ऐसे काउंट करोगे? 1 2 3, 1 के बाद Not 2 sir, आना चाहिए, 2 clockwise. के बाद 3, क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। ठीक है, क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर आ रहा है। हमारा लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप कहां आ रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और 1 2 3 क्लॉकवाइज। देखो Yes, sir. परपेंडिकुलर आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? आर कॉन्फ़िगरेशन। R. आना चाहिए। तो वेट, इसके अंदर क्या आ रहा है? वो S, इसमें क्या आ रहा है? वो S है ना? इसका मतलब हमने गलत कर दिया, इसका मतलब हमारा Yes. रूल नहीं गलत हो रहा सर, है। शायद इसमें अब सुनो, सर इसमें शायद अब क्लॉकवाइज है तो अरे नहीं, सर इसमें आपने एक ही चेंज किया है ना। हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा था। सुनो सुनो, हमने क्या किया पता है? हमने मॉलिक्यूल बदल दिया, ये CH4 नीचे था, इसको ऊपर लगा दिया, CH3 सॉरी, है ना? तो भाई कॉन्फ़िगरेशन बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। यस तो सर। अगर ये S थी तो R आनी चाहिए, तो R आ रही है, तो रूल बिल्कुल सही है, गलत कहाँ है? समझ में आई? यस सर। तो अब Yes, क्या sir. करना Yes, चाहिए sir. कि मतलब परपेंडिकुलर देखना है अपने को, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर मान लो एक मैंने इंटरचेंज किया तो एक और करना चाहिए था ना, तो मैं अगर ब्रोमीन और क्लोरीन को फिर से चेंज कर दूं तो एक और इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन आ सके। तो मैं यहाँ से क्लोरीन हटा रहा हूँ, यहाँ पर रखेंगे ब्रोमीन और यहाँ रखेंगे क्लोरीन, ठीक है। तो चलो अब उसको यहाँ रखते हैं क्लोरीन, यहाँ रखते हैं ब्रोमीन। अब ब्रोमीन तो 1 पर आएगा, क्लोरीन आएगा 2 पर। यस, अब देखो 1 2 3 कैसे जाएगा? Yes. 1 2 3 Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो देखो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो परपेंडिकुलर में क्लॉकवाइज वैसे आर हो होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज एस होगा, यस सर। और ये Yes, कॉन्फ़िगरेशन एस है, ऐसी थी ना ये? यस, यस सर। Yes, तो sir. इसी को Yes, मैंने sir. 2 इंटरचेंज किए थे इसमें, तो मेरा रूल, अपने वाला रूल बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? यस सर। तो चाहे परपेंडिकुलर हो, सुनिए, चाहे हॉरिजेंटल हो, कोई चक्कर ही नहीं है ना। आपको नीचे का कुछ चेंज करना है ना ऊपर का कुछ चेंज करना है। फिर करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है, और वो क्या देखना है? चाहे वो हॉरिजेंटल है चाहे परपेंडिकुलर है, सीधा डायरेक्ट लगा सकते हो, इंटरचेंज करना ही नहीं है इस रूल में। समझ में आई बात? इस रूल में इंटरचेंज करना ही नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. जो पहले हमने रूल किया था ना, अबव और बिलो वाला, ACS वाला, अबव द प्लेन होना चाहिए हमारा लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप, और उसके बाद आप देखोगे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो उसके अंदर हमें अबव द प्लेन बनाना पड़ता है। उसके लिए भी आप कोई अच्छा रूल अगर ढूंढ सको बिना अबव द प्लेन किए,
तो आप उसमें परपेंडिकुलर या हॉरिजेंटल तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें कौन परपेंडिकुलर है कौन हॉरिजेंटल है, नहीं है ना उसमें, तो 3D है वो। यस यस सर। उसका तो मतलब कहानी है ही Yes, नहीं। sir. सही नहीं समझ में आ रहा शायद किसी को, तो मैं दोबारा से शक्ल दिखाता हूँ उसकी क्या है। ये सर देखो आ गया सर। यहाँ पर ACS वाले रूल में क्या था, यहाँ पर कि यहाँ आप कैसे देखोगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा हॉरिजेंटल है। ACS रूल के अंदर जब हम देखते हैं R और S कॉन्फ़िगरेशन, देख सकते हो कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा हॉरिजेंटल है, नहीं देख सकते, है ना। कुछ और देखें तो हम एक ही चीज देख सकते हैं, या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, यही चीज देख सकते हैं ना। यस बात सर। समझ में आई। तो भाई हमने Yes, क्या sir. किया कि लीस्ट पीरियोरिटी वाले को क्या किया, अबव द प्लेन रखना है। अगर उसको बिलो द प्लेन रखें तो कॉन्फ़िगरेशन फिर से चेंज कर दो, वो भी पॉसिबल है। आप जरूरी नहीं उसको अबव द ही रखो, अगर वो बिलो द ऑलरेडी दे रखा है तो बिलो द प्लेन में ACS की जगह पर क्या आएगा, A और बिलो द BCR आ जाएगा, BCR बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज R होगा। यस Yes, sir. यस सर। ऐसा कर Yes, सकते sir. हैं, बट मैं बता देता हूं अबव या बिलो के चक्कर में मैं बता देता हूं आपको, मैंने उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया कि बिलो द प्लेन में वो कॉन्फ़िगरेशन सही आएगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बिलो द प्लेन कभी कभी लीस्ट पीरियोरिटी ग्रुप होता है, जनरली हमें ना इंटरचेंज करना ही पड़ता है 99% केसेस में। तो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए मैंने उसको चेक ही नहीं किया कि बिलो द प्लेन में वो BCR वाला रूल सही आएगा कि नहीं, और ना उसको याद करने की जरूरत, हमेशा ACS रूल लगाओ और चेक करो। अगर आपको लगता है कि हम और सिंपल कर सकते हैं, BCS मतलब इसका अगर बिलो द प्लेन वाला चेक करें तो वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ACS वाला रूल उसमें लगा के देखो, BCR वाला लगा के देखो, अच्छे से चेक करो, सही आ रहा है तो आप उसको अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सही नहीं आ रहा तो ये तो यूनिवर्सल है ही, यानी इसमें इससे छोटा नहीं बनता था, मैंने बहुत मत्था मारा। क्लियर है? Sir. Yes, और sir. ये Yes, ACS और PCR का तो आप याद रख सकते हो भाई। PCR वो पुलिस वाली गाड़ी को बोलते हैं, PCR आ गई जो राउंड पे रहती है, पता है Yes, सबको, है ना। Yes, PCR sir. रैंक. तो PCR तो याद रखना बहुत आसान है, लेकिन PCR यूज होता है फिस्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर, वो प्लस के साइन पर, है ना PCR। और ACS रूल यूज होता है जो हमारा 3D में फॉर्मूला अबव और बिलो, हार्ड वेज और डैश वेज दिया होता है जो, है ना, उसके अंदर यूज होता है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. समझ में आ yes, गया sir. दोनों फॉर्मूलाज। तो PCS, हालांकि हमें फिशर प्रोजेक्शन को हार्ड वेज और डैश वेज में कन्वर्ट करना आता है, तो पहले कन्वर्ट करो फिर ACS रूल लगाओ, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसीलिए एक और छोटा सा रूल PCR, परपेंडिकुलर लीस्ट पीरियड, यहां भी लीस्ट पीरियड है वहां भी लीस्ट पीरियड है, परपेंडिकुलर क्लॉकवाइज R होता है बस। अगर हॉरिजेंटल हो क्लॉकवाइज हो तो S हो जाएगा, हॉरिजेंटल एंटी क्लॉकवाइज हो फिर से R हो जाएगा, है ना। एक चीज चेंज होती है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, दो चीजें चेंज हो रही है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। यस क्लियर है, एक चेंज से और दो चेंज। हाँ भाई सबको Yes, समझ sir. में आ गई कहानी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला रूल PCR वाला, परपेंडिकुलर लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप अगर क्लॉकवाइज होता है देन R, तो वो R होता है PCR। तो ये रूल अब आप याद करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, सारी चीजें फिट बैठेंगी। एक्सपेरिमेंटल है, बहुत सालों से एक्सपेरिमेंटल है, बहुत बार जांचा परखा हुआ है, ठीक है। MSc के स्टूडेंट्स को भी मैं यही करवाता हूँ, ये मैंने बनाया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेरी शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर देखो इन्होंने रूल अलग दे रखा, आपके सामने है ना। सर फिर इसे सर पेटेंट करा लो। सर बुक में नहीं लिखवाया, पेटेंट करा लो सर। पेटेंट नहीं होता बेटा, ये चीजें आपके कन्वीनियंस के लिए होती हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बनाया था, क्योंकि अगर किसी को फ्यूचर में इसमें कोई गलती मिल जाए, मैं ह्यूमन हूं भाई, अगर किसी को फ्यूचर में इसमें गलती मिल जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मेरी क्रिएशन है तो गलती हो सकती है, क्योंकि इस रूल को सारे लोग नहीं मानते, बट मैंने इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किया, आज तक तो गलत हुआ नहीं। बट कभी गलती से आपको ये गलत नजर आ गया तो याद रख लेना कि ये मतलब खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ, तो गलती होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं अपने आप को हमेशा करेक्ट नहीं मानता, ये मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बुक्स पर ज्यादा भरोसा होता है, बुक में कुछ रिटन है ना तो मेरे को लगता है कि यही ठीक है और मैं गलत हो सकता हूँ। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब भी बुक में कुछ गलत चीज, मतलब बुक में अगर कुछ गलत लिखा हो बट मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता, मेरे को लगता है कि नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, बुक में सही लिखा होगा। लिखने वाले, मेरे हिसाब से लिखने वाले लोग बहुत सोच समझ के लिखते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उन्होंने सही लिखा होगा। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो मैं उसमें बहुत मत्था मारता हूँ उसमें बुक में गलती निकालने से पहले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी क्रिएशन है, तो थोड़ा आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो,
अगर कहीं गलती से, वैसे बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, बीएससी के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है इसे, ठीक है, बीएससी में आता है, सबसे पहले प्लस 2 में नहीं करवाया जाता, प्लस 2 में सिर्फ आईआईटी लेवल को करवाया जाता है ना, जेई वालों को। और लेकिन बीएससी में तो डेफिनेटली ये आता है, गोल्डन रूल के नाम से आता है, इसमें ये पीसीआर और एसीएस वाला रूल, ठीक है। गोल्डन रूल मतलब वही ऐसे कुछ पॉइंट लिख के वो लेफ्ट राइट कर देते हैं, बट हमने उस पॉइंट्स को शॉर्ट आउट किया, छोटा बनाया ताकि इजी रहे। और फिर एमएससी में भी आता है, नेट के बच्चे जब तैयारी करते हैं उसके अंदर भी आता है। एमएससी में बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको, क्यों? उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नेट की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनको तो ये करना पड़ता है, उन्हें कॉन्फ़िगरेशंस बहुत देखनी पड़ती है, ठीक है, जैसे आप लोगों को देखनी पड़ती है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो भाई ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आप आसानी से निकाल। यूज का होता है क्या बेटा? सर ये एस और आर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत क्या पड़ी जो यूज का होता है ये सब चीजें? देखो इसका मतलब, हाँ अब हम ये बता रहे थे, ये एब्सोल्यूट है ना, यहाँ पर बात हो रही थी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर कोई चीज आर है और दूसरी कोई चीज एस है, उसी का सेम मॉलिक्यूल, मतलब वो क्या होगा, वो उसका मिरर इमेज वाला, मतलब एक का लेफ्ट जूता है एक राइट जूता है, तो लेफ्ट जूते को आर बोल रहे हैं तो राइट जूते को एस बोलेंगे। ये लेफ्ट और राइट की पहचान करने के लिए है 3D मॉलिक्यूल्स में। CH कार्बन और कार्बन के चारों तरफ जब ग्रुप अलग होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपने बोल दिया ऑप्टिकल आइसोमर, एक लीवो रोटेटरी है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो तो प्लेन पोलराइज लाइट के बेस पर है, लीवो और डेक्स्ट्रो, समझ गए? तो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करके लिखोगे कि ये एल है ये डी है, ऐसा लिखोगे हमेशा एक्सपेरिमेंट करके। और अगर एक्सपेरिमेंट, सुनिए एक्सपेरिमेंट अगर ना याद हो तो आप उसका नाम ही नहीं निकाल सकते, आप उसका नाम लिख ही नहीं सकते कि ये कौन से वाला है। तो हम क्या कहते हैं, ये लेफ्ट जूता है कि राइट जूता है, तो हम आर और एस से इसको डिफाइन करते हैं कि लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है, ये उसका लेफ्ट भाई है ये राइट भाई है। क्योंकि डी और एल को लिखना अगर वो गलत अपनी मर्जी से लिख दिया तो गलत लिखा जाएगा, हो सकता है सही लिखा जाए, 50-50 चांस है, आप पॉजिटिव लिख दो नेगेटिव लिख दो, है ना। लेकिन आर और एस हमेशा सोच समझ कर लिखा जाएगा कि आर ऐसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, इसका डी और एल से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि डी और एल तो एक्सपेरिमेंटल ही निकलेगा, तो एक्सपेरिमेंट किए बिना किसी को कुछ नाम दें तो वो फिर आर और एस देंगे। तो ये है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी चीज की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, मैं बोलूं आपको कि आपको कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ है और आपको वो आर वाला बनाना है, आर वाला। मैं बोलूं कि मॉलिक्यूल बना के लाओ, आपने बना लिया, आप मेरे को क्या बताओगे कि कौन सा बना? क्या सर एक बन गया, कौन सा बना पता नहीं। मैं बोलूं यार कुछ नाम तो रख लो इसका, दूसरा बनाओ। मैं बोलूं इसका एंटी बनाओ, दूसरे वाला बनाओ, कहोगे सर ये इसका एंटी बन गया, तो पहले क्या बनाया था दोबारा क्या बनाया था, कैसे बताओगे? मिरर इमेज लगा लगा के आप बोलो एक आर बनाया है, ये आर है ये एस है, समझ गए? सर अब आ गया सर, नाम तो देना पड़ेगा ना, ऐसे आर और एस होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। देखिए तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन इन, हाँ ये बाकी की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है सबकी, और आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। सबके नाम दे रखे हैं इन्होंने, देखो ये एस दे रखा है, ठीक है, ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है। किसी का कुछ उल्टा आ रहा हो ना, किसी को कोई कंफ्यूजन और कुछ उल्टा आ रहा हो तो मुझे जरूर बताना कि सर इसका उल्टा आ रहा है, हम उसको करके देखेंगे, ठीक है। अजय बेटा कोई डाउट है बोलो। सर वैसे मतलब जो रूल पेटेंट कराते हैं तो कैसे होता है रूल? क्या पेटेंट कैसे होता है? पेटेंट बताता हूँ, देखो पेटेंट दिल्ली के अंदर ना पेटेंट ऑफिसर की जॉब्स निकली थी एक बार, ठीक है दिल्ली में। तो चंडीगढ़ पेपर हुआ था, मैं एग्जाम देने गया था, एमएससी केमिस्ट्री के बेस पर वो एग्जाम था, कई साल पहले की बात है, ये कभी कभी निकलती हैं, अभी भी शायद निकली हुई थी थोड़े दिन पहले, ठीक है, बट मुझे पूरा ध्यान नहीं निकली थी कि नहीं निकली थी। तो वहां पर मैं पेपर देने गया था, तो मुझे लगा सिर्फ केमिस्ट्री आती है उसमें, ठीक है। 2 पेपर होते हैं उसमें, एक तो होता है जनरल एप्टीट्यूड वाला, ठीक है, और दूसरा होता है केमिस्ट्री वाला। तो जनरल एप्टीट्यूड में 9-10th के क्वेश्चंस आते हैं, तो पेपर तो मेरा ठीक हुआ था, बट एटलीस्ट बच्चे जो तैयारी करते हैं भाई बहुत बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है मैं तो कोई तैयारी करके नहीं गया था जनरल एप्टीट्यूड की, जो मुझे आता था वो उस हिसाब से मैंने कर दिया, जितने क्वेश्चन आते थे अटेम्प्ट भी कर दिए, 60 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है, और 1 घंटे में पेपर करना था फटाफट। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग 48 से 50 के बीच में क्वेश्चन किए थे, जो कि सही थे मेरे हिसाब से सारे। बट जब मैंने रिजल्ट देखा तो बच्चों के 60 आउट ऑफ 60 भी आए हुए थे। स्पीड चाहिए उसमें, और बच्चे स्पीड से करते हैं, ऑब्वियस है जो तैयारी कर रहे हैं वो स्पीड से करते हैं। अब अगर मैं यही चीज आप लोगों पे आईआईटी पे भी अप्लाई होती है, आप लोगों को आ सब कुछ जाएगा, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस कम करेंगे तो फिर आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी प्रैक्टिस कम थी, इसलिए मेरा पहला जो प्री होता है,
ठीक है, जो पहला पेपर था वही क्लियर नहीं हुआ। तो पेटेंट ऑफिसर का काम क्या होता है? पेटेंट, मान लो मैंने एक पेटेंट भेज दिया, मैंने कोई चीज नहीं बना दी, ठीक है, ये पेटेंट वाली चीजें नहीं, ये तो ट्रिक है, ट्रिक को कोई पेटेंट नहीं करता, ना होती है ये, ठीक है, ये किसी का एकाधिकार नहीं होता है। तो अब देखिए पेटेंट कैसे होता है। ऑफिसर, मान लीजिए कि मैंने कोई चीज, नई चीज बना ली, ठीक है, और उसके कैरेक्टराइज कर दिया, उसको बता दिया, जैसे पीएचडी होती है ना, पीएचडी अभी मैं कर रहा हूँ जैसे, तो उसके अंदर मैं किसी चीज को बना लेता हूँ, फिर उसको कैरेक्टराइजेशन करता हूँ कि ये क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या क्या काम आ सकता है, फिर मैं फ्यूचर बताता हूँ ये काम आ सकता है। उसके बाद मैं एक अच्छा काम, प्रोटोटाइप बना लूँ, एक अच्छी चीज बना लेते हैं और उसका प्रोटोटाइप बना लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि मैं कह दूं कि सपोज जो जिंक है, जिंक को खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ठीक है, जिंक को खाने से हमारी डाइजेशन अच्छा होता है, जिंक है ना, जो पहले खाया जाता था। और फिर मैं क्या करूं, आरओ जो होता है ना, आरओ, आरओ के अंदर एक जिंक ऑक्साइड का एक बर्तन लगा दूं, बर्तन गोल पाइप, और उस पाइप के अंदर एक स्प्रिंग टाइप में एक मतलब जिंक का ही ब्लेड लगा दूं, वो ब्लेड उसको ऐसे से घुमा रहे होते हैं, अंदर से ब्लेड घूम रहे हैं, ठीक है, जो टच कर रहे हैं उस जिंक के पाइप को, और ब्लेड भी जिंक के हैं, और उनके बीच में स्प्रिंग है, अगर वो घिस जाते हैं तो स्प्रिंग उनको और उस पाइप के नजदीक ले आता है और वो और घिस जाते हैं, और घिस जाए तो और घिस जाए, और ऐसा एक प्रोटोटाइप बना के आरओ में डाल दूं, और उस पाइप में से पानी गुजर रहा है आरओ वाला, तो वो जिंक के मिनरल को पानी में डाल देगा, तो पानी आप पियोगे तो क्या होगा, तो इम्यून बढ़ जाएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा लोगों का, जिंक की अमाउंट आ गई पानी में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो गया, ठीक है। ऐसा करके कोई प्रोटोटाइप बना दिया कि मुझे पता है कि जिंक से ऐसा होता है, तो मैंने एक रिसर्च पेपर जारी कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक प्रोटोटाइप बना दिया कि इसका ये यूज हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, कोई आरओ वाली कंपनी मेरे रिसर्च पेपर के बेस पर, क्योंकि साइंस है, रिसर्च ऐसी होती है साइंस में, पीएचडी वाले रिसर्च करते हैं या कोई पीएचडी की हुई है जिन्होंने, वो रिसर्च करते हैं, तो मेरे रिसर्च पेपर के बेस पर एक बड़ा सारा प्लांट लगा देती है और उसको, उस पाइप को और उन चीजों को परफेक्टली मैनेज करके और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर डाल के इंजीनियर उसको सही बना देते हैं कि थोड़ा अच्छे तरीके से बनाओ, और आरओ के अंदर एक और छोटा सा डब्बा इंस्टॉल कर देते हैं, एक छोटा सा पाइप जिसके अंदर ये सारा सिस्टम होगा, और वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा पानी में। तो यानी मेरे रिसर्च पेपर का आरओ बेचने वाली कंपनी फायदा उठा रही है। तो अब मैं करवाऊंगा पेटेंट, अब मैं उसके ऊपर केस डालता हूं कि इन्होंने मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर लिया। अगर वो आरओ वाली कंपनी मुझसे पूछ के कर रही है तो फिर मैं उनसे मांगूंगा पैसे कि भाई देखो मेरा आइडिया है और मैं ऐसा कर रहा हूं और आप मेरे, सबसे पहले आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो आरओ वाली कंपनी कहेगी सर हम तो कर लेंगे, बाद में दूसरी कंपनी बनाएगी, फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं उसका पेटेंट करवाऊंगा कि ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, इसका प्रोटोटाइप भी चल रहा है और लोग चाह रहे हैं, तो मैं पेटेंट ऑफिसर के पास ये बात भेजूंगा, ठीक है। दिल्ली में पेटेंट ऑफिसर, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री देखेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स देखेगा, मैथमेटिक्स वाले वो सब अलग अलग होते हैं। तो पेटेंट ऑफिसर उसको देखता है और उस आइडिया के ऊपर वो क्या देखता है पता है, ये ऑब्वियस नहीं होना चाहिए आइडिया। ऑब्वियस मतलब ये कॉमन सी बात है, अगर आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, मैं इसको पेटेंट करवा लूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, इसका क्या पेटेंट करवाओगे भाई। जैसे आपको बताता हूं कि जामुन के बीज खाने से, जामुन के बीज, आजकल जामुन का सीजन है, जामुन के बीज खाने से, ब्लैकबेरी बोलते हैं ना जामुन को, यस सर खाएं, यस सर ना, तो जामुन के बीज खाने से शुगर कम होती है। ये हमारे अथर्व वेद में बहुत साल पहले लिखा गया था और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सारी दुनिया जानती है। जामुन के बीज को सुखाओ, उसका पाउडर बनाओ, पाउडर चम्मच में लेके और पाउडर खाना होता है, शुगर कंट्रोल होती है। सच है ये, बहुत ज्यादा ना हो लेकिन होती है कंट्रोल, ये सच है। शुरू शुरू में जिसको शुगर हो जाए, अगर वो इसको ट्रीटमेंट को लेता है और ध्यान रखता है, हेल्थ वगैरह कॉन्शियस हो जाता है, तो उसकी शुगर चली जाती है, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये चीजें कम काम आती है, फिर आपको इंसुलिन की गोली या टीका लगवाना पड़ता है। तो ये बहुत ऑब्वियस है। तो पता है दूसरे देशों ने क्या किया था इसके ऊपर, इसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम से दूसरे देशों में, और ये दवाई आपको आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगी। कॉमनली कंपनियां बना बना के भेजती हैं, क्योंकि कौन बीज ले, आजकल लोग आलसी हैं, वो करना नहीं चाहते हैं, उनको पकी पकाई चीज, तो कौन बीज पहले इकट्ठा करेगा जामुन के, फिर उसको सुखाएगा, धोएगा, सुखाएगा, फिर पीसेगा, पीसने के बाद उसका पाउडर बनाएगा, फिर खाएगा, बना बनाया आता है। तो अब उन्होंने क्या किया विदेश वालों ने कि ये हमने पेटेंट किया जी, हमने ढूंढा, इसलिए तुम्हारी कंपनियां, इंडिया की कंपनियां जो ये बीज बना रही है ना, वो हमें पैसा देंगी। समझ रहे हो बात, तो इतनी कॉमन चीज को तुम लोग पैसा, तब हमने इंटरनेशनल लेवल पर केस लड़ा, ये ट्रू न्यूज सुना रहा हूं, और फिर हम वो केस जीते कि ये तो हमारा ऑब्वियस है, ऑब्वियस आम बात है, यहाँ सबको पता है, इसको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। आर यू गेटिंग मी, किस चीज को पेटेंट नहीं हो सकता,
ओके सर। यस सर। ऐसी चीजों को पेटेंट नहीं होता है। हाँ, जो नई चीज हो उसको पेटेंट होता है। फिर पेटेंट होने के बाद मान लो कि आपने बहुत बढ़िया चीज ढूंढी, नई चीज ढूंढी, अलग है, दुनिया की सोच से अलग है, ऑब्वियस नहीं है। जैसे ऑब्वियस में मान लो कि एक और ऑब्वियस का एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन है, आप स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं, मैं डिजिटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब 3D होलोग्राम आ गया आजकल, है ना, कि मैं आपके पास खड़ा हूं, आपको ऐसा फील होगा, याद यस है? सर, देख रहे हैं। पता ना, Yes, देखा है sir. तुमने। लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी महंगी है, और दूसरी बात वो हर किसी के लिए अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन कुछ सालों में फोन के अंदर ऐसा कोई एक वो डाल देंगे, प्रोजेक्टर टाइप में, छोटा सा प्रोजेक्टर, कि आप फोन को ऐसे सीधा खड़ा करो और सामने मैं हूं और मेरी फोटो आएगी और मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ गए? बिल्कुल लाइव फोटो नहीं, बिल्कुल लाइव मैं चलता फिरता आपको नजर आऊंगा, लेकिन लाइट की फॉर्म में। समझ गए? तो ये ऑब्वियस है, आने वाली ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आएगी, आज नहीं तो 5 साल बाद आ जाएगी फोनों में। अब मैं कहूं कि ये टेक्नोलॉजी मैंने बताई जी, मेरे नाम से पेटेंट कर लो, कि भविष्य में ऐसा होगा, तो अगर ऐसा हुआ तो फोन वाली कंपनियां मुझे पैसे देंगी, क्योंकि ऐसा वो नहीं कर सकती। अरे भाई क्यों नहीं कर सकती? ये ऑब्वियस टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियस है, आम है कि ये आने वाला ही है। समझ गए? जैसे Yes, sir. जैसे डिजिटल बोर्ड है, मैंने आपको डिजिटल बोर्ड बनाया, दिखाया कि मेरे रूम में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ना। तो वो डिजिटल बोर्ड का आइडिया आज से 10 साल पहले मैं अपने एक फ्रेंड से डिस्कशन कर रहा था कि यार ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं बनाती ये कंपनियां, मुझे एक बड़ा फोन चाहिए, एंड्रॉइड टाइप में, डिजिटल हो, सब कुछ टच से चले, सब कुछ ऐसा हो जाए। मैं मेरे फ्रेंड से डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने, वो इंजीनियर है मेरा फ्रेंड, एमटेक है, तो 10 साल पहले हम लोग ऐसा मत्था मार रहे थे। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो ये बोर्ड ऐसा होना चाहिए। अब देखो उस चीज को कोरोना जल्दी ले आया, समझ रहे हो? शायद वो पहले ना आती, लेकिन कोरोना की वजह से वो जल्दी आ गई, क्योंकि लोगों को डिजिटल जाना पड़ा। तो कंपनियों ने सोचा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, नीड इज द इन्वेंशन के लिए वो जरूरी इन्वेंशन, होता है ना, मदर है ना, मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जरूरत ने उसको बढ़ावा दे दिया, वरना हो सकता है ये अगले 5 या 10 सालों में और आती, जितनी अब है हो सकता है अगले 10 साल और लग जाते थे। लेकिन मैंने इसको 10 साल पहले बता दिया था, जब कोई नहीं ऐसा बनाता था, कोई भी नहीं बनाता था। बट ये ऑब्वियस थी कि आने वाला टाइम में ऐसा जरूर होगा। क्यों? मेरे पास 10 साल पहले भी टच वाले फोन आ गए थे, मेरे पास नहीं था खैर, लेकिन टच वाले फोन आ गए थे। तो 10 साल पहले टच वाले फोन आ गए थे, तो टच वाली बड़ी स्क्रीन क्यों नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो उसके ऊपर लिखा जा सकता है, फिंगर से बिल्कुल लिखा जा सकता है। पीपीटी तो पहले भी बनती थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज भी बनती है। तो पीपीटी बना के और मैं उसके ऊपर लिखूं, कुछ ना कुछ बच्चों को समझाऊं, तो मेरा डिजिटल बोर्ड बन गया ना। सिंपल टेक्नोलॉजी, मैंने दो चीजों को मिक्स किया बस। समझ रहे हो? ये आइडिया है कि दो यस चीजों को मिक्स करके नया बना दूं। बट ये ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो मैं इसको पेटेंट नहीं करवा सकता। बट ये जरूर है कि वो लेट हो गए। मेरी सोच अच्छी थी, अगर मैं 10 साल पहले किसी अच्छी कंपनी में होता और मैं उनको सलाह देता कि ऐसा फ्यूचर में हो जाएगा, तुम लोग मेरी बात मान लो और आज से इसे शुरू करो, तो वो कंपनी आज मालो माल होती, आज वो काफी करोड़ों रुपए कमा जाती। तो इस आइडिया से वो कमा सकते हैं। यही बिजनेस आइडिया, मतलब ये एक बिजनेस आइडिया था, ये कोई टेक्निकल आइडिया नहीं था। आप ये ऐसा समझ सकते हैं। समझ गए? तो ये भी ऑब्वियस है कि ऐसी चीजें ऑब्वियस। फिर भी आपने कोई नई चीज ढूंढ दी, जैसे टच लेके आए थे, टच फोन में टच आई, ये ऑब्वियस नहीं है भाई। ये नहीं सोचा था किसी ने कि फोन में टच कैसे पॉसिबल है, टच हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर मैंने जो बोला था कि डिजिटल बोर्ड, वो तो टेक्नोलॉजी थी भाई, फोन थे टच वाले, बस उसको बड़ा तो करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो Yes, sir. यानी कि टच नहीं थी। अब आप टच के अलावा कोई और चीज सोच लो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यार टच नहीं, मेरे माइंड में ही कुछ चले और मेरे को दीवार पे नजर आने लग जाए, मेरे माइंड में कुछ चिप विप लग जाए, ये बहुत दूर की टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए, हालांकि लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो तो एक भविष्य का दर्पण है, लेकिन अगर ऐसा करने में सफल हो गए, आपने कोई ऐसी चिप बना ली सच में, उसको पेटेंट करवा सकते कि ये चिप है जी, इस चिप को मतलब यहाँ लगाइए अपने माइंड पे, अपने हाथ पर, ये हाथ के सेंस से चलेगी, हमारी सेंस लेगी, सोचेगी, फिर आपको सामने दीवार पे दिखाएगी, या दीवार की बजाय बिल्कुल बिना दीवार के, जैसे होलोग्राम वाला वो आता है वैसे दिखाएगी। तो वो चीजें शायद हम पेटेंट करवा। पेटेंट करवाने का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी कंपनी, अगर पेटेंट हो गया आपका, अब आपको ये समझ में आ गया पेटेंट होता कैसे। अब उन्होंने मेरी फाइल ऑब्जर्व कर ली, मेरा नाम से पेटेंट हो गया। अब आगे क्या? आगे होगा, कोई भी कंपनी अगर उस पर कोई चीज कमर्शियली बनाती है, कोई आरओ मान लीजिए बन गया कमर्शियली, जिसमें जिंक की अमाउंट हो, है ना, तो वो कंपनी मुझे पैसा देगी, कुछ रॉयल्टी बोलते हैं इसे, कुछ पैसा मुझे मिलेगा। फिर उसके बाद में कोई दूसरी कंपनी बना रही है, मैं सबको अलाउ कर सकता हूँ, बट सभी कंपनियां मुझे पैसा देंगी। सभी कंपनियां कितने साल तक देंगी? ये भी एक कंडीशन है कि क्या सारी उम्र मैं 20 साल। खाऊंगा? 20 साल, हाँ, यशवीर को पता है, 20 साल।
20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, कोई पेटेंट 20 साल तक ही चलता है। 20 साल खत्म होते ही अब आपका पेटेंट आपके नाम नहीं रहेगा, अब वो चीजें, वो टेक्नोलॉजी जनरल हो जाती है, जनता के लिए बन जाती है, जनरल हो जाती है, जनरलाइज सबके लिए है, समझ गए। अब उसे कोई भी यूज कर सकता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जिस बंदे ने सबसे पहले सीट बेल्ट का आविष्कार किया था ना, ये इन्वेंशन था सीट बेल्ट की, सीट के ऊपर बेल्ट वो अपने आप टाइट हो जाएगी जब एक्सीडेंट होगा गाड़ी का, समझ रहे हो। तो उसने उसका पेटेंट करवाने से मना कर दिया था। वो चाहता तो उसका पेटेंट करवा के और सभी कार कंपनियों से पैसा ले सकता था, क्योंकि गाड़ी में सीट बेल्ट आप लगा रहे हो तो उस बंदे को पैसा देना पड़ेगा जिसने इसको इन्वेंट किया था। लेकिन उसने इससे पेटेंट करने से मना कर दिया था कि ये सेफ्टी की चीज है, इसके लिए पैसा नहीं लेंगे हम, समझ गए। ये दुनिया सेफ रहे इसलिए इसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, तो उसने उसके लिए पैसा नहीं लिया था। सीट बेल्ट जब आई थी तो कहते हैं कि काफी परसेंटेज में 30-40% एक्सीडेंट कम हो गए थे, मतलब एक्सीडेंट में जान का खतरा कम हो गया था, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट में जान का खतरा कम हो गया। और जब ये आए थे ना एयर बैग, जो एयर बैग बैलून फूल जाता है गाड़ी के अंदर टक्कर मारते ही, इससे भी 30-40% खतरा खत्म हो गया था, कम हो गया था, 30-40% खतरा कम हो गया था, समझ रहे हो। एयर बैग से भी 30-40% खतरा कम हुआ था। क्लियर है भाई। तो इसलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगाइए, और एयर बैग गाड़ी में हो, सीट बेल्ट हो, तो जान का खतरा बहुत कम हो जाता है, काफी परसेंटेज कम हो जाती है कि हमारे मरने का खतरा नहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो। फिर भी सेफ्टी से चलाएंगे तो और ज्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सेफ चलाइए, लिमिट में स्पीड में चलाइए, ठीक है। और नींद में या कोई शराब वगैरह पी के या नशे में बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए। इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं, और सीट बेल्ट वगैरह है, गाड़ी में एयर बैग है, ABS EBD, जो ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है गाड़ी का, और लिमिट में स्पीड है, जिस लेवल की गाड़ी है ना उस लेवल, और जिस लेवल की सड़क है, सड़क और गाड़ी दोनों का लेवल मैच करके उसके लिमिट में चलाइए, उसके भी लिमिट में। एक गाड़ी ऐसी है जो 100 की स्पीड पे नॉर्मल चली जाती है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, वो 100 स्पीड पे जा रही हैं और हाईवे पे लिखा है 100 के अंदर चलाइए, तो आप 100 पर मत चलाइए, उसे आप चलाइए 80-90। एक जो सुपर फास्ट हाईवे है उन पे 120 लिखा होता है, एक्सप्रेस हाईवे 120 की स्पीड की लिमिट होती है, आप उसे 100 पे चलाइए। तो इस तरह से अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी गाड़ी के फीचर भी अच्छे हैं तो डेफिनेटली जान का खतरा कभी नहीं होगा, क्योंकि हल्की सी ब्रेक लगते हो बहुत जल्दी रुकेगी। लेकिन गाड़ी आपके पास में मारुति 800 है और आप लिमिट रख रखी है 120 और आप 120 पे पेल रहे हो उसको, ना सीट बेल्ट है ना एयर बैग है, ठीक है, और वो रुकेगी भी बहुत जल्दी नहीं है, पता है आपको। तो भाई भले ही रोड की स्पीड सही है लेकिन आपकी गाड़ी ऐसी नहीं है, तो उस हिसाब से ही लिमिट में चलाइए। तो मारुति अगर है तो 70-80 से ज्यादा मत चलाइए 120 वाले रोड पर। और अगर दूसरी गाड़ी है को बड़ी अच्छी है, बड़ी गाड़ी, ठीक है, और वो बढ़िया है, तो उसको भी 100 से ज्यादा मत चलाइए, भले 120 दे रखा हो, समझ गए। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली जान का खतरा बिल्कुल नहीं, 100% नहीं है। क्लियर है। तो ये चीजें मेंशन करती हैं, यही रूल रेगुलेशन है, यही साइंस सिखाती है कि भाई आपको ऐसे रहना चाहिए। चलिए बेटा, अब आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में वेज डैश फॉर्मूला बताते हैं। वेज डैश फॉर्मूला, अब इनके लिए भी इन्होंने रूल दे रखे हैं ACS वाला, जैसे हमारे रूल थे। डिसाइड द पीरियोडिक ग्रुप, ठीक है, ब्रिंग द लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप टू डैश बाय इवन साइमल्टेनियसली एक्सचेंजेस। समझ में आया। अब मैंने क्या कहा था उसके अंदर, ACS में अबव द प्लेन लेके आओ, है ना। अब ये क्या कह रहा है, लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप डैश बिलो द प्लेन को, बिलो द प्लेन कह रहा है साइमल्टेनियसली एक्सचेंजेस से। कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि बिलो द प्लेन लेके आप चेक कर सकते हैं, यहां से शायद वो क्लियर हो जाएगा कि बिलो द प्लेन वो सही बैठेगा, बट मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस पर, मैं सीधे बात बता रहा हूँ। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द फर्स्ट पीरियोडिक टू द सेकंड एंड थर्ड, इफ द डायरेक्शन ऑफ द एरो क्लॉकवाइज देन इट इज R, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज S। ठीक है, तो हमने बोला ACS, ये बोल रहा है अभी A की जगह पर इसने बिलो बोल दिया, BCR बोल रहा है, यानी हमारा BCR वाला रूल भी सही बैठेगा, नो डाउट। क्लियर है, ये BCR वाला रूल ही दे रखा है इसमें, मतलब ये वाला रूल तो सही है, जबकि ये शॉर्टकट ही है समझ लो। जबकि दूसरी बुक्स में जो रूल दे रखे होते हैं वो थोड़ा लंबा करके और शॉर्टकट में नहीं दे होते, मैंने काफी सारी बुक्स देखी हैं। इन्होंने बिल्कुल वही वाला रूल, मतलब अपने जो आपा ने बनाया और जो ये बनाया, अब उसको ये सेटिस्फाइड करता है 100%ली वो रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। समझ गए, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। क्लियर है बेटा। तो ये वाला रूल हमारे वाले रूल के जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो BCS वाला भी सही बैठेगा, दैट्स इट। कन्वर्टिंग द वेज डैश फॉर्मूला टू फीचर, वेज से फीचर बनाना हम सीख चुके हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। यस सर, है ना।
अब आगे भाई एनेंशियोमर की बात आती है तो ये कन्वर्जन वगैरह हो गए। अब एनेंशियोमर्स की बात करते हैं। अब एनेंशियोमर तो सीधी सी बात है, जो आर और एस है वो एक दूसरे के एनेंशियोमर ही होते हैं, सीधा क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमने दो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ईच ऑफ कॉल्ड एनेंशियोमर। उनको एनेंशियोमर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक मिरर डाल दिया और ये मिरर में दोनों डायग्राम दिखा दिए हमने। देखो ये एक दूसरे में अब होगा क्या, पता है क्या फर्क है, ये आ गया अबव द प्लेन और यहाँ पर क्लोरीन था अबव द प्लेन, समझ रहे हो, ये था बिलो द प्लेन, ये है अब बिलो द प्लेन, समझ में आ रहा है। तो अपने आप ये एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। यस सर। ये वैसे ही करके हम चेक करेंगे। नेक्स्ट तो एनेंशियोमर है पक्का। अब यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो देखो इसकी मिरर इमेज बनाई है इन्होंने, ध्यान रख लेना। और ये एल नेगेटिव ग्लूकोज होगा मिरर इमेज। नेगेटिव क्यों होगा भाई, मिरर इमेज एनेंशियोमर है ना, तो ये पॉजिटिव है तो एनेंशियोमर तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। एनेंशियोमर होते ही वो जो एक दूसरे का उल्टा होते हैं, लाइट है ना, बट दोनों डी हो सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नीचे वाले पैर दोनों के सेम मिले तो डी हो सकते हैं दोनों, बट सेम नहीं होंगे। एक एच है दूसरा ओ एच है तो मिरर इमेज तो उल्टा ही दिखाएगी, है ना, तो इस केस में तो नहीं होने वाला। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी होता है, एल नेगेटिव ग्लूकोज भी होता है। तो डी हमेशा पॉजिटिव होता है, एल हमेशा नेगेटिव होता है, ये तो दिमाग में परसेप्शन बन ही जाता है। यहाँ पर वो दोनों चीजें फॉलो भी हो रही है, इस वजह से ये परसेप्शन बन जाता है। डी नेगेटिव भी हो सकता है, एल पॉजिटिव भी हो सकता है। यस क्लियर है ना। यस सर। बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, और ये चीज में अगर आप लोगों ने गड़बड़ कर दी ना, समझ लेना कि मेरा नाम डुबोगे सब के सब, है ना, डुबोगे क्या एनेंशियोमर। तो ये भी एनेंशियोमर है बेटा, सीधा सीधा। रेसमिक मिक्सचर, अब बात आती है भी रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। बहुत सिंपल है, एनेंशियोमर समझ में आ गए। तो मैं ये और ये दोनों को 50-50% में एक सॉल्यूशन में डाल देता हूं। तो प्लेन पोलराइज लाइट पहले लेफ्ट जाएगी फिर राइट जाएगी, या पहले राइट जाएगी फिर लेफ्ट जाएगी ना, ओवरऑल सीधी निकल जाएगी। यस यस सर। यस। मतलब मुझे लगेगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी रोटेट नहीं नहीं है, कर रहा, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मुझे ऐसा लगेगा, बट वो है। तो वो किस वजह से, रेसमिक मिक्सचर की वजह से। यानी अगर मेरे पास एनेंशियोमर का पेयर होता है, a mixture equal amount of enantiomer is called racemic mixture, और racemic modification भी बोलते हैं। मिक्सचर होता है दोनों का बराबर, है ना, समझ में आ गया भाई। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल है। इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल भी आता है। देखो पहली बात तो ये होती है कि इसको समझने में बच्चों को बहुत जोर लगता है, ठीक है, और अगर समझ भी गए बच्चे तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते वो लोग, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। सोच लेना मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इस मामले में, सबको नजर आ रहा होगा कि मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से करवाया ये, तो समझ में तो पक्का आ गया होगा। लेकिन अब अगर कोई कमी रहेगी तो सिर्फ एक ही रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस एक बार कर ली तो दिमाग में बैठ जाएगा, रम जाएगा अंदर, है ना, नसों में घुस जाएगा, मेमोरी में, मसल मेमोरी, ब्रेन मेमोरी नहीं, मसल मेमोरी। उसके बाद नहीं बोलोगे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसके ऊपर बाद में आते हैं न्यूमेरिकल। हाँ अजय बेटा बोलो, कोई डाउट है तो। सर इससे यूं भी तो कह सकते हैं, मतलब 50% आर कैरेक्टर और 50% एस कैरेक्टर होते हैं जिसमें। हाँ वो भी बोल सकते हो, बिल्कुल राइट। 50 आर और 50 एच, ओवरऑल वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा ही नहीं, बट अंदरूनी तौर पर होगा बट दिखेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं सर। हाँ बेटा। सर जरूरी थोड़ी उनकी ऑप्टिकल डिग्री सेम हो, मतलब अरे वो एक दूसरे के होते हैं, ऑप्टिकल डिग्री सेम होगी ना। आप कोई अच्छा, और दूसरा मॉलिक्यूल आर और तीसरा मॉलिक्यूल एस डाल रहे हो क्या? यस सर। ना फिर नहीं होएगा, फिर तो ऑब्वियस है भाई, उनकी ऑप्टिकल डिग्री दो मॉलिक्यूल्स की कभी सेम नहीं होती। थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट तो बच ही जाएगी, जो बच गया वो दिखाई देगा, है ना। यस सर। फिर हम ऑप्टिकली एक्टिव एक ही मॉलिक्यूल का दूसरा भाई लेना भाई। आप 6 नंबर का जूता ले रहे हो तो 6 नंबर का ही लेफ्ट पैर का और 6 नंबर का ही राइट का। आपने एक ले लिया 6 नंबर का लेफ्ट का, दूसरा ले लिया 7 नंबर का राइट का, तो आप कह दो सर दोनों का बराबर हो गया, रेसमिक मिक्सचर हो गया। मिक्सचर तो वो रेसमिक है, लेकिन फिर भी ऑप्टिकल लाइट तो दिखाएगा, वो 7 नंबर वाला अपने वाली हरकत दिखाएगा, है ना। yes, छूट जाएगा ये, समझ लेना। तो फिर ऐसे जूते डाल के आप ज्यादा देर चल नहीं पाओगे। yes, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ यहाँ से, जूते से मेरे को एक चीज याद है, याद रखना जूते खरीदते टाइम और कपड़े खरीदते टाइम फिटिंग जो है ना, फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग। बहुत ज्यादा टाइट वाले कपड़े भी कभी भी अच्छे नहीं रहते हैं। एक बार देखने में वो शायद अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बंदा सारा दिन तंग रहता है।
बहुत ज्यादा लूज वाले कपड़े भी कभी अच्छे नहीं लगते, हल्के हल्के लूज होने चाहिए बॉडी पे, हल्के हल्के, एक इंच का फर्क होना चाहिए बॉडी से। ऐसे कपड़े की फिटिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। अगर फिटिंग अच्छी है ना, कपड़ा भले ही थोड़ा सा डाउन है, वो मतलब चीज जो है ना वो आप पर बेस्ट सूट करेगी। मैंने देखा है कि लाखों रुपए के कपड़े लोग पहनते हैं लेकिन उनकी फिटिंग अच्छी ना होने की वजह से वो बिल्कुल जोकर नजर आते हैं। तो फिटिंग बहुत मायने रखती है ना, ये चीज याद रखना। लाइफ में कभी कपड़े लेने जाओ तो पहले फिटिंग पे ध्यान दो। अब कई बार दुकान वाला ना मेरी शक्ल देख के बोल देता है, मतलब हर किसी के साथ ऐसा होता है, नॉट ओनली मी, बट हमें लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं जब भी कोई सामान लेने जाता हूँ, कोई चीज पसंद आती है तो उसका तो मेरा साइज ही नहीं मिलता, सबको ऐसा लगता है ना। दुकान वाला शक्ल के हिसाब से साइज दिखाता है, मतलब चीज दिखाता है कि ये है जी मेरे पास, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी चीज दिखा दी, आपको पसंद आ गई, उसके पास वो साइज है नहीं, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो अपने साइज के हिसाब से कपड़े लीजिए। आगे देखिए, रेसमिक मिक्सचर मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है, तो ऑब्वियस सी बात है। ऑलवेज इनएक्टिव का मतलब प्रणव वाली बात यहाँ पर अब नहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का तो नहीं लेने वाले, समझ गए ना बेटा? यस सर। When enantiomer are mixed together, जब इनको मिक्स करते हैं, the rotation caused by the molecule one enantiomer is exactly cancelled by the equal opposite rotation caused by the another enantiomer, ठीक है। तो the prefix positive negative is used for specify the racemic nature of the particular substance, तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव यूज होता है इसके लिए, जैसे लैक्टिक एसिड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या फिर हम DIL यूज कर सकते हैं लैक्टिक एसिड के लिए, तो ये तो सबको पता है। D प्लस L का मतलब है D और L दोनों है, प्लस यहाँ पर D को नहीं दिखा रहा, ये प्लस मैथमेटिकल प्लस है, समझ गए? यस सर। हाँ, इसमें गड़बड़ मत करना। अब देखो ऑप्टिकल डाया स्टीरियो आइसोमर, ये वो चीज है भाई, मतलब हमने कोऑर्डिनेशन में स्टीरियो आइसोमर फिर भी किए थे, मैंने उस पर काफी सारा मत्था मारा था, और यहाँ पर भी लगभग हर चीज वो हम रिवाइज कर चुके हैं, है ना। सर लैक्टिक एसिड का था ना? लैक्टिक एसिड बेटा जस्ट फॉर्मूला लिखो लैक्टिक एसिड का, बनाओ इसको, पीछे आया था शायद मतलब D प्लस L दोनों मतलब को दिखाएगा? अरे ये नहीं इसका फिर structure गड़बड़ बता करके दो ना, हम lactic acid रेसनिक का। मिक्सचर की बात कर रहे हैं बेटा, इसका D वाला और इसका L वाला दोनों का 50-50 मिक्सचर है। हाँ, रेसनिक मिक्सचर की बात चल रही है वहां पे, दोनों कैसे दिखाएगा? लैक्टिक एसिड एक D होगा एक L होगा, समझ गए? ऐसा हो तो कैंसिल हो जाएंगे ना फिर। हाँ, तो वही तो बता रहा है ये, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये रेसनिक मिक्सचर है, आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख के लैक्टिक एसिड लिख दो, मतलब इसमें दोनों वाले हैं लैक्टिक एसिड, रिप्रेजेंट तो करोगे ना, बताओ दोगे? यस ओके सर, है ना, ठीक है। अब देखो भाई ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर, ये अब आपके लिए थोड़ा नया होगा। डायास्टीरियोमर क्या होता है? वैसे तो बहुत आसान है ये, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर एनेंशियोमर पता लग गए तो डायास्टीरियोमर बहुत आसान है। कैसे? ये एनेंशियोमर नहीं होते, सबसे अच्छी बात की ये एनेंशियोमर नहीं होते। ऑप्टिकल डायास्टीरियोमर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजिबल, ना तो ये मिरर इमेज है और ना ही ये नॉर सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे पर परफेक्ट फिट भी नहीं होते। परफेक्ट फिट नहीं हो रहे तो फिर मिरर इमेज होती है जो परफेक्ट फिट नहीं होती, मिरर इमेज के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है परफेक्ट फिट ना हो, ठीक है। टू ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर, तो उनको डायस्टीरियोमर बोलते हैं। डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से इनको किया जा सकता है। कंसीडर द आइसोमर 3-chlorobutane 2-ol, ये 3-chlorobutane 2-ol है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे जो एग्जांपल दे रखे हैं वहां से आपको सही समझ में आएगा ये है क्या। There are 4 stereoisomer 3-chlorobutane 2-ol के हैं, in which 1, 2 and 3, 4 are enantiomer। 1 और 2 ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मैं इनको बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्लियर है, दिख रहा है सबको? यस सर। और 3 और 4 ये भी मिरर इमेज है, मिरर बीच में डाल रखा है इन्होंने, तो ये तो एनेंशियोमर है, सीधी सी बात है, ये एनेंशियोमर है। नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूँ, 1 and 2 and 3 and 4 आर एनेंशियोमर। व्हाट अबाउट 2 and 3? व्हाट अबाउट 1 and 3? इनके साथ क्या? व्हाट अबाउट 2 and 4? इनके साथ क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? ये मिरर इमेज तो है नहीं, पर क्या ये सेम है? ये सेम भी नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये है डायस्टीरियोइसम। समझ में आ गया? यस सर। तो देखिए जरा, बट 1 and 3, 1 and 4, तो ये जो बोल रहा है 1 and 3, 1 and 3, वो 1 उधर लिखा गया ना, इकट्ठा होना चाहिए था, या फिर 1 और 4, या फिर 2 और 3, या फिर 3 और 4 और 2 और 4 सॉरी, ठीक है। ऑल आर आइसोमर, ईच पेयर
are neither mirror images nor superimposable to each other. Therefore, these pairs are called optical diastereoisomers. Yes, clear है बेटा? Yes sir. Yes sir. अब जरा इनकी शक्लें देख लो। यस सर, ये अब तो जरा चार इनकी से शक्लें देख लो बड़े भाई। नहीं दिखेगा ना? क्या क्या कह रहे हो? ये तो Yes, 4 sir. कार्बन चाहिए ही चाहिए ना सर, इसे मतलब मिनिमम होने के लिए, इसके क्योंकि लिए सर 3 में तो सिर्फ एक ही बार दिखेगा। यस सर। 3, हाँ ऑब्वियस है, 3 के अंदर तो फिर वो हो ही नहीं सकता, कम से कम 4 वाला चाहिए। बिल्कुल राइट है ना, वो भी देखेंगे एक बार। पहले इनकी शक्लें देखो, फिर आपको कुछ ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी। तो देखो क्या हो रहा है, CH3 CH3 ऊपर नीचे सही है, सेम है ना, बट HH दोनों एक साइड है, Cl और OH दूसरी साइड है। अब यहाँ पे मिरर इमेज में तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो एनेंटियोमर बन गए। अब जरा दूसरी तरफ यहाँ देखो, H और Cl पलट गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। समझ में आ रहा है? HH सेम साइड में नहीं, क्रॉस में है। ऐसा अगर हो गया तो ये इससे मिलेगा क्या? ये इसकी मिरर इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना? No sir. No ना sir. इसकी मिरर इमेज है, ये किसी की भी मिरर इमेज नहीं है। ये मतलब ये मॉलिक्यूल ही पलट गया भाई, हमने इसकी स्टीरियो भी बदल दी। अब इसी का दूसरा भाई एक और है जिसको मिरर इमेज है, तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, ऑप्टिकल वाले, एनेंटियोमर ऑप्टिकल वाले। लेकिन अब इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही, इसकी शक्ल इससे भी नहीं मिल रही, मतलब शक्ल अलग है। समझ गए? शक्ल ही बदल दी। क्लियर है ये बात? Yes sir. यस सर। सुनिए, 2 जूते हैं, 2 जूते, 2 जोड़ी जूते, ठीक है? तो एक जोड़ी जूता दूसरे जोड़ी जूते का एनेंटियोमर होगा, दूसरे वाले जूते का, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का। एक और जूता है, सेम मटेरियल, सेम कंपनी, समझ में आया? सेम कलर, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा अलग कर दिया। समझ गए बात? सब कुछ सेम है उसमें, टाके भी वैसे लगेंगे उसमें, जो भी चीज दिखाई दे रही, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा अलग कर दिया। थोड़ा सा अलग क्या कर सकते हैं डिजाइन? उसकी हाइट राइट वाला डिजाइन उधर दो, थोड़ी हाइट कम या ज्यादा कर दो, कर सकते हैं। या कुछ और लेफ्ट वाली डिजाइन में ऐसा कर लेते हैं, देखो भी एक जूता है, चलो हम जूते बना के देखते हैं आज, है ना। एक जूता है, ये सोचो लेफ्ट पैर का है, ये दूसरा जूता जो है ये राइट पैर का है, ठीक है? ये तो एक जोड़ी बन गई। अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने अंदर वाली साइड यहां पर एक फ्लावर सा बना रखा था डिजाइन में, अंदर वाली साइड। फिर मैंने एक और जोड़ी जूते लिए, ठीक है? एक और जोड़ी जूते, यहां पर मेरे पास एक और जोड़ी जूते हैं। अब इसमें मैंने ये डिजाइन जो था ना, ये बाहर वाली साइड कर दिया। अब देखो, सेम कंपनी, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन डिजाइन अंदर वाला बाहर आ गया। ये है डायास्टीरियो आइसोमर। ये दोनों इस तीसरे के साथ डायास्टीरियो आइसोमर है, और इसके साथ भी डायास्टीरियो आइसोमर है। या उल्टा कह लो कि ये दोनों इसके साथ और इसके साथ डायास्टीरियो आइसोमर है। समझ में आया? क्योंकि ये इसके साथ नहीं मिलता, Yes sir. ये इसके साथ भी नहीं मिलता, चीजें सेम है। मतलब क्या, मैं यहाँ इस राइट पैर वाले जूते को इसके साथ यहाँ रख दूं, यहाँ पर ऐसे कर दूं और इसको सीधा बना दूं, तो ये तो सेम नहीं बनेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? Yes Yes. sir. तो इस तरह से ये जूते सेम होते हुए, सारा मटेरियल सेम लगा, सारे एटम सेम है, सारे मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन फिर भी डिजाइन अलग है। ये डिजाइन का मामला है, तो ये एनेंटियोमर नहीं होंगे, इनको बोलेंगे डायास्टीरियो आइसोमर। क्योंकि ये सुपर इंपोजेबल, तो एक दूसरे पे फिट तो नहीं हो सकते, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। ना तो ये फिट हो एक, अब हम कहें ये तो दोनों फिट हो जाएंगे सर, क्योंकि ये तो लेफ्ट लेफ्ट के हैं, बट ये भी एक दूसरे पर फिट नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसका डिजाइन इधर है, Yes इसका sir. है ना ये दोनों तो हो ही लेफ्ट राइट वाले गए, तो ये तो फिट हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी फिट नहीं हो रहा, सुपर इंपोसिबल तो है ही नहीं। और एनेंटियोमर सुपर इंपोसिबल नहीं होते, डेफिनेट है, लेकिन एक राइट है तो एक लेफ्ट होता है। मिरर इमेज जरूर होते हैं एनेंटियोमर। तो देखो, मिरर इमेज मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका भी मिरर, मतलब मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इंपोसिबल भी नहीं है, तो ऐसों को बोलते हैं भाई डायास्टीरियो आइसोमर। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes sir. तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ऑल द आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल डायास्टीरियो आइसोमर इनको बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल डायास्टीरियो आइसोमर। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल आपको रट्टा मारना, सीधी सी बात ये है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, 1 और 2 तो डेफिनेट है एनेंटियोमर होंगे, है ना। 3 और 4 भी 3 एनेंटियोमर एंड है, 4 भी होंगे।
बट 1,3,2,3 1,4,2,4 ये डायस्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये इन्होंने दिखा रखा 1,4,2,3,2,4 ऑल आर ऑप्टिकल डायस्टीरियो आइसोमर, और 1 2 3 4 ये क्या है, ये एनेंशियोमर है 1 and 2 3 and 4। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो भाई 1 मिनट में टाइम देखता हूँ। ठीक है, 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं एक क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद में उसके बाद 10 मिनट और इसको पढ़ा देते हैं ना। इसको डायस्टीरियो आइसोमर को आज मैं खत्म करने वाला हूँ। ओके सर। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना, वरना सब भूल जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, मस्ट प्रैक्टिस मस्ट है, वरना सब जीरो हो जाएगा। चलिए, तो जरा इसको करते हैं अब, है ना। तो देखो अब प्रॉपर्टीज आ गई, बाकी हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, नो वरी अबाउट दिस। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई, सेम होता है, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर दोनों में सेम है ना। सारी कंपनी की चीजें दोनों जूतों के पेयर्स में सेम है, डिजाइन अलग है, याद रख लेना। ठीक है? यस सर। जूते सेम ही है बस। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम बनाते हैं ये लोग। अब देखिए स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला विद ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं। ओरिएंटेशन ही तो अलग होता है ना, डायरेक्शंस अलग है। डाइपोल मोमेंट सेम होती है, एनेंशियोमर में डाइपोल मोमेंट सेम होती है, इसमें डिफरेंट होती है। कैसे? एनेंशियोमर में डाइपोल मोमेंट दोनों OH एक साइड है, इसमें भी दोनों OH एक साइड है। तो जो डाइपोल मोमेंट बनाते हैं इन्हीं की वजह से तो होती है, लेफ्ट राइट, ये इधर खींच रहे हैं या उधर खींच रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की सेम आएगी, है ना। यस सर। लेकिन इसमें डिफरेंट आएगी। कैसे भाई? इसमें तो डाइपोल मोमेंट दोनों इधर खींच रहे हैं, और इसको लेता हूं एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो इसकी तो हो जाएगी जीरो। समझ में आ रही है? अगर मैं सिर्फ इन दो मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं तो बाकियों को ना इफेक्ट करूं, ये सेम लगा दूं तो। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये डाइपोल मोमेंट डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं इसकी। याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल दोनों ही अलग होते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन, डिफरेंट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। अमाउंट, जो भी प्रणव कह रहा था कि सर दूसरा मॉलिक्यूल ले ले तो उसका तो अमाउंट अलग हो जाएगा, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो निकलेगा रेसनिंग मिक्सचर में, है ना। नहीं निकलेगा, सेम मॉलिक्यूल लेंगे, अलग नहीं लेंगे। तो इसलिए मैग्नीट्यूड सेम होता है सेम मॉलिक्यूल का, बट इसमें तो स्पेसिफिक रोटेशन भी अलग होगी। क्यों भाई? ये मॉलिक्यूल की रोटेशन कुछ और आएगी, तो मॉलिक्यूल और इसकी कुछ और आएगी, और इसकी भी कुछ और आएगी। इसकी अपोजिट होगी, अपोजिट बट सेम मैग्नीट्यूड, अमाउंट सेम होगा, है ना। एक लेफ्ट में कर रहा है, एक राइट में कर रहा है, और इसका ये लेफ्ट में करेगा राइट में, बट इसका अमाउंट अलग होगा क्योंकि मॉलिक्यूल अलग है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टी भाई, विद ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एनेंशियोमर्स। अब एनेंशियोमर्स में ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड की तो सेम होती है, ये कह रहा है। फिर एनेंशियोमर कहां से हो गया? एनेंशियोमर तो बनेगा ही नहीं, ये उसने कुछ अलग दिखा रखा। और इसमें डायस्टीरियोमर में तो ऑब्वियस सी बात है भाई, और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही मिलने वाली है, कोई फर्क नहीं है ना। बट ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एनेंशियोमर होगा, तो दोनों में डिफरेंट। मतलब मैं इसको सही मानता हूं, इस पॉइंट के ऊपर मत जाना, ठीक है, वरना ये कंफ्यूज करेगा, बाद में याद करना इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? बट इसको हम ऐसे नहीं लिखते कि इसको एक बार काट देते हैं, ऐसे सेम और डिफरेंट, है ना। सर इसमें क्रॉस लगा दीजिए ना। हाँ क्रॉस लगा सकते हैं, बट बाद में बेटा इसमें ये बात कह रहा है कि इनएक्टिव कंपाउंड लेते हैं तो एनेंशियोमर होता ही नहीं है इनएक्टिव वाला, तो काट देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, दैट इज इट। आगे देखो मीजो कंपाउंड। अब एक चीज आती है भाई, मीजो कंपाउंड, ये ना विद इन द डायस्टीरियोमर बनता है, विद इन द डायस्टीरियोमर। कैसे बनता है? अब इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने में लगता है ऑप्टिकल एक्टिव है, बट वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अब देखो ये कैसे काम करता है, सीधा दिखा रहा हूँ, सीधा एग्जांपल से करवा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है। देखो भाई ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज बना दी, दूसरा मॉलिक्यूल है। क्लियर है? सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब जरा ये देखिएगा, ये वाला, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये भी दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है इस मॉलिक्यूल में। कैसे? ये देखिए बीच में से अगर काटते हैं दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, मिरर इमेज टू ईच अदर। यस
Yes, sir. यस सर दिख यस रहा सर। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है एक दूसरे के, है ना, मिरर इमेज है एक दूसरे की, समझ में आ रहा है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, बट इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर सकती है। तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, वो मीजो कंपाउंड हो जाएगा। मतलब इसमें से ना दिखेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी नहीं, मतलब आपके सामने कुछ नहीं आने वाला ना प्लेन पोलराइज लाइट में। अगर इस अकेले को ले रहे हो तब भी कुछ नहीं आएगा, इसको ले रहे हो तब भी, और मिक्सचर में तो कभी कुछ आता ही नहीं होता, ये तो पता ही आपको, समझ में आया। Yes, sir. यस अब इसको बोलते हैं सर इंटरनल शायद इसी की बात कर रहे हैं पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ। देखो पहले एग्जांपल को मत लो, मैं दोबारा से बताता हूँ, इस एग्जांपल को तो भूल जाओ, ये तो इन्होंने नहीं ऐसे सर, ये 7th का ए पॉइंट जो है ना, शायद उसमें इसी की बात कर रहे हैं। 7th का विद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सेम होती हैं डिफरेंट होती हैं, हाँ वो इसी की बात कर रहा है, तभी मैंने लिखा कि उसको यार वो ऑप्टिकल एक्टिव अगर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो सकता हो, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये है ही नहीं एक्चुअल में, इसको भी वो नहीं मानेंगे हम, ठीक है, फिर भी इसको दोबारा रीड कर लेंगे, नो वरी, ठीक है। तो देखो होता क्या है, चलो इसको यहाँ से काट देते हैं, और मे बी इसको बाद में करना, बस सीधी बात बता रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाहता अभी। अब देखो होता क्या है, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ये बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से, इसको बोल सकते हैं इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं इसे, कंपनसेट हो गया इंटरनली। मतलब ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया और इसमें देखो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, लेफ्ट में राइट को रोटेट करेगा, ये मान लो कि राइट में कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बनेगा डी, एक बनेगा एल, और एक ही मॉलिक्यूल में डी और एल एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, समझ में आ रही बात। ये Yes, कायरल sir. सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इसके चारों ग्रुप अलग हैं, ये वाला ग्रुप अलग है, ये H है, ये OH है, ये CH3 है, समझ में आ गया। ये भी Sir. कायरल सेंटर है, इसका एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, और एक ग्रुप ये है, दोनों कायरल हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव Yes, होना sir. चाहिए कंपाउंड, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, अंदर ही, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, वो किसी भी तरह से दो हिस्सों में ना टूट सके, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, कोई भी सिमेट्री, हाँ एक डिससिमेट्री और दूसरा क्या था वो, एसिमेट्री। एसिमेट्री, उनके बीच में डिफरेंस प्रणव को पूछना था ना। डिससिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, शॉर्टकट में बताता हूँ, मेरे को याद ही अब आ रहा है वो, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक होता है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर ये तीनों नहीं है तो उसको डिससिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है, डिससिमेट्रिक। और अगर 23 के 23 एलिमेंट नहीं है सिमेट्री वाले, कोई भी नहीं है, तो वो एसिमेट्रिक है। लेकिन सिर्फ 3 चीजें नहीं है, वहां पर लिखा भी हो रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो डिससिमेट्रिक। अब रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है उसको कभी फिर करेंगे, ठीक है, वो डिटेल में बता दूंगा आपको, क्लियर है। बट इसके लिए सिर्फ इतना याद रख लो, वो डाउट रह जाएगा, मेरे को लगा था कि मैं चलो आज बता दूंगा, पर टाइम लगेगा, ठीक है, 10 मिनट, कल दोबारा याद करवाना मुझे, क्लियर है, जब भी ओके लेक्चर सर। ठीक है, तो मैं टाइम से अगर याद रहा तो बता देना। Okay, तो sir. सिर्फ इतना याद कर लो कि बस सीधी सी बात है, 3 एक्सिस नहीं लगती और डिससिमेट्रिक है, बाकी कोई लग रही है हमें भाड़ में जाए। लेकिन अगर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा, 23 के 23 एलिमेंट फेल हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, किसी भी तरह से नहीं। तो कम से कम ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 3 तो नहीं होने चाहिए, सारे नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 3 ना हो कम से कम, ठीक है, तो हम उसको डिससिमेट्रिक बोलेंगे और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो यहाँ देखिए इंटरनल कंपोजिशन, पहले लाइट लेफ्ट में गई, फिर राइट में गई, ओवरऑल सीधी निकल गई, क्लियर है। यस सर। Yes. तो ये एक तरह का क्या है, रेसमिक मिक्सचर, अकेला मॉलिक्यूल रेसमिक मिक्सचर का काम करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, अंदरूनी तौर पर ही कंपनसेट हो गए। यस, क्लियर है बेटा। क्लियर है Yes. सर। तो इस तरह से इंटरनली कंपनसेशन की वजह से ऐसा होता है। तो जब इंटरनली कंपनसेट कोई मॉलिक्यूल कर रहा होता है उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। समझ में आ गया मीजो कंपाउंड क्या है? यस सर। ऑप्टिकली Yes, इनएक्टिव sir. कंपाउंड होता है whose at least one diastereomer is optically active। अब उसका एक डायास्टीरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव जरूर होगा। तो देखो इसका ये भाई जो है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव है, समझ गए? इसका कहने का मतलब समझ में आ गया पहली लाइन का? यस सर। यस सर, आ गया। Mirror image of meso compound is superimposable over one another and non resolvable। उनको resolve नहीं किया जा सकता। मीजो कंपाउंड्स की मिरर इमेज जो होती है ना, मीजो कंपाउंड्स की,
वो सुपर इम्पोजेबल होती हैं। इन दोनों को अगर आप उठा के एक दूसरे के ऊपर फिट रखना चाहो तो रख सकते हो। कैसे? हम कहेंगे कि ये तो सर घुमा दिया तो ये बिलो द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया, आप इसको फिर से रोटेट कर दो, कर सकते हो, क्योंकि नीचे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे आपको, ये पक्का है। समझ में आ रही है? तो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होती हैं, नॉन रिजोल्वेबल, यानी ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, ये अलग नहीं है, इनकी मिरर इमेज एक ही है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। वो लेफ्ट वाला जूता वो भी लेफ्ट ही है, इसका राइट होता ही नहीं है, मतलब जूता बिल्कुल सीधा बना दिया, लेफ्ट और राइट है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया? यस सर। जूता बिल्कुल सीधा है, ना लेफ्ट है ना राइट है, ठीक है, ये वैसा ही है। अब मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरल सेंटर, सिमेट्री एंड सिमेट्री बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसमें सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल सेंटर भी होते हैं, कायरल सेंटर है, सिमेट्री भी है, ये दोनों कायरल सेंटर है मैंने आपको बताया, और सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर है, ये नीचे लिख रखा है इसने, तो ये अब आप पढ़ चुके हो, वो तो ऊपर वाली लाइन में ही कवर हो गया है। ऑल सिमेट्री कंपाउंड्स आर सुपर इम्पोजेबल, जितने भी सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं ना, कोई भी अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड हो वो सुपर इम्पोजेबल होते हैं ऑन देयर मिरर इमेजेस, अपनी मिरर के ऊपर, मतलब वो सेम ही चीज होती है वो। दस थर्ड फोर आर आइडेंटिकल एंड मीजो कंपाउंड, तीसरा और चौथा आइडेंटिकल है, मतलब तीसरा ही है इसमें, चौथा का कोई, फोर्थ वाले का कोई वजूद ही नहीं है, ये है ही नहीं, ये समझ लो, ये एक ही चीज है, मतलब ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव थे, इनका मैंने कुछ और बना दिया, तो ये दूसरा जो डायस्टीरियोमर बन रहा है इनका, वो क्या बन गया? वो मीजो कंपाउंड बन गया। मीजो मतलब बीच का कंपाउंड, सीधी सी बात है। क्लियर है? यस सर। टोटल स्टीरियोआइसोमर ब्यूटेनॉल इज 3, तो यानी 2,3 ब्यूटेनॉल के अंदर 3 स्टीरियोआइसोमर बन रहे हैं भाई, है ना, 2 एनेंटियोमर बन रहे हैं और एक मीजो कंपाउंड बन रहा है, ये याद रखना भाई, ये इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके अंदर देख लेते हैं, आई थिंक ये खत्म हो गया। ऑप्टिकल प्योरिटी, अभी क्लास शुरू हो गई मैं। हाँ बेटा, बस जस्ट 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। मीजो 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 मीजो, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ मीजो कंपाउंड्स के और एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, जो ऑप्टिकली मतलब मिरर इमेज जिसमें बन रही है, ये तीनों एग्जांपल्स बस आप याद रख लीजिए, इनका रिवर्स बना के देखिए जो एनेंटियोमर बनते हैं, बस इतना ही। ऑप्टिकल प्योरिटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद। क्लियर है बेटा? यस सर।